हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सौम्या। तो आज मैं आप लोगों को हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस के बारे में बताने जा रही हूँ। तो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस क्या होते हैं? ये ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो कि एडमिशन के टाइम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, या फिर जो इनके सिम्टम्स होते हैं वो 48 आवर्स ऑफ एडमिशन के बाद अपेयर होते हैं, या फिर सिम्टम्स इसके जो होते हैं डिस्चार्ज के बाद अपेयर होते हैं, या फिर नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है हेल्थ केयर वर्कर्स में, या फिर बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इन सब इन्फेक्शंस को हम लोग हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस बोलते हैं। अब बर्डन ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस क्या है? तो अकॉर्डिंग टू WHO 7% ऑफ द पेशेंट इन डेवलप्ड एंड 10% ऑफ द पेशेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज एक्वायर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन एटलीस्ट वन टाइम। तो 10% ऑफ द पेशेंट इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ उनको हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होता है, कम से कम एक बार ज़रूर होता है। उसके बाद में फैक्टर्स क्या इस पे डिपेंड करते हैं, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस को फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है इम्यून स्टेटस, मतलब कि जो पेशेंट्स है उसका इम्यूनिटी कैसा है। अगर पेशेंट्स है वो बीमार है, उसका इम्यूनिटी लो होता है, ऑलरेडी लो होता है, तो उसको इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अदर इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस होते हैं। उसके बाद में हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट होता है उसमें नॉर्मल जगह से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो उससे इन्फेक्शंस हो जाता है। ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक इंटरवेंशंस, मतलब कि पेशेंट्स के को हम लोग जब कुछ भी रॉयल्स ट्यूब डालते हैं, कैथेटराइजेशन करते हैं, या उसको वीगो लगाते हैं, या और भी उसको इंडोस्कोपी करते हैं, या फिर इसको मतलब और भी प्रोसीजर्स करते हैं, तो उसके टाइम पे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद में ट्रांसफ्यूज़न, जब हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, ब्लड या ब्लड पाउडर का ट्रांसफ्यूज़न करते हैं, अगर ब्लड का प्रॉपरली स्क्रीन नहीं हुआ है तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद में क्या होता है, सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन। सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं? इंडोजेनस सोर्स होता है एंड एक होता है एक्सोजेनस सोर्स। इंडोजेनस सोर्स में क्या होता है, पेशेंट्स के जो खुद के माइक्रोबियल फ्लोरा होता है उसके बॉडी के ऊपर, वो उसके अंदर चला जाता है ड्यूरिंग सर्जिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल प्रोसीजर्स। सर्जिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल प्रोसीजर्स के टाइम पे उसका ही जो उसके बॉडी पे जो फ्लोरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो उसकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और उसके बाद में आता है एक्सोजेनस सोर्स। इसमें क्या क्या होता है? इसमें तो एक होता है हॉस्पिटल इन्वायरमेंट, मतलब हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट। उसके बाद में हेल्थ केयर वर्कर्स, उनसे हो सकता है इन्फेक्शन, या फिर अदर पेशेंट्स से हो सकता है। अब हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है? हॉस्पिटल में जैसे कि एयर हो गया, फूड, वाटर, ये सब हो गया। उसके बाद में मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि इंडोस्कोप, ये सब हुआ, अगर प्रॉपर्ली स्टेलाइज नहीं है तो उससे हो जाएगा। उसके बाद में जैसे कि वहाँ का टेबल, कर्टन्स, डोर हैंडल्स, मतलब जो उसका हैंडल्स होता है गेट का, उसको बहुत सारे लोग टच करते हैं, तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो उससे चांसेस होता है इन्फेक्शन होने का। उसके बाद में हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं उनसे इन्फेक्शन होने का भी चांस रहता है, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को टच करते हैं और उससे भी इन्फेक्शंस हो जाता है जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, क्योंकि उनके हैंड कंटामिनेटेड रहते हैं। उसके बाद में बाय अदर पेशेंट, कोई अगर दूसरा पेशेंट है उसको क्रोनिक इलनेस है तो उससे भी हो जाता है चांसेस। अब इसके बाद में क्या होता है, कौन कौन से मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे कि हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शंस हो जाते हैं? तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लेब्सिलिया निमोनी, इंटेरोकोकस, एसिनेटोबैक्टर, सीडोमोनास एरोजिनोसा, इंटेरोबैक्टर स्पीसीज, इश्रिया कोलाई। तो ये सारे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिनसे कि इन्फेक्शंस हो जाता है। अब मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं? कैथेटर एसोसिएटेड यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब अगर कैथेटर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए पड़ा रहता है तो उससे यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद में सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो ये मोस्ट कॉमनली 4 टाइप्स के इन्फेक्शन है जो कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस होते हैं। उसके बाद में हम लोग इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन का? तो इसके 2 तरीके हैं। पहला ये है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एंड सेकंड है ट्रांसमिशन बेस्ड या फिर स्पेसिफिक प्रिकॉशंस। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में क्या होता है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट को हम लोग डील कर रहे हैं, वो चाहे इन्फेक्शस हो या ना इन्फेक्शन हो। इन
कोई भी स्पेसिमन मतलब कि जैसे ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स को हम लोग डील कर रहे हैं वो आइदर इन्फेक्शस और नॉट इन्फेक्शस, या फिर हम लोग ड्यूरिंग डीलिंग ऑफ नीडल एंड शार्प्स, तो उस समय हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस को लेना है। उसके बाद में स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो उसके कंपोनेंट होता है, सबसे पहला कंपोनेंट है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का हैंड हाइजीन। उसके बाद में नेक्स्ट कंपोनेंट कफ एटिकेट, आफ्टर दैट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लाइक ग्लव्स, मास्क। आफ्टर दैट इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, मतलब सरफेस एंड फ्लोर्स को रेगुलरली क्लीन करना चाहिए हॉस्पिटल के। एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है उस बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। एंड डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट केयर आइटम लाइक इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस, इसको हम लोग रेगुलरली इसको डिसइंफेक्शन इसको करना चाहिए, प्रॉपरली तरीके से डिसइंफेक्टेड करना चाहिए। उसके बाद में जो इसका फर्स्ट कंपोनेंट आता है हैंड हाइजीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है टू प्रिवेंट द हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, मतलब ओनली एंड ओनली ये स्टेप्स अगर हम इसको फॉलो करें तो बहुत सारे इन्फेक्शन से हम लोगों को बच सकते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें हैंड रब आता है, हैंड वॉश आता है एंड हैंड स्क्रब आता है। तो हैंड रब क्या होता है, इसमें हम लोग सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं, मोस्टली अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं। और सर ड्यूरेशन कितना होता है 20 to 30 सेकेंड्स। इसको हम लोग कब यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग राउंड्स के टाइम में यूज़ करते हैं, इन द वार्ड्स या फिर ICU में। उसके बाद में आता है हैंड वॉश, इसमें हम लोग एंटीबैक्टीरियल सोप का यूज़ करते हैं या फिर हम लोग ऑर्डिनरी सोप या वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मिनिमम टाइम 40 सेकेंड्स है एंड 40 to 60 सेकेंड्स आइडियली हैंड वॉश करना चाहिए। हैंड वॉश हम लोग कब करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर शिफ्ट ऑफ द ड्यूटी, मतलब ड्यूटी में जाने से पहले, ड्यूटी स्टार्ट होने से पहले एंड ड्यूटी ओवर होने के बाद में हमें हैंड वॉश करना चाहिए। उसके बाद में अगर हैंड्स विजुअली सॉइल्ड, मतलब हैंड देखने में गंदे हैं, जैसे कि उसमें कुछ लग गया है, ब्लड लग गया है, पस लग गया है, बॉडी फ्लूइड्स लग गया है, तो हमें हैंड वॉश करना चाहिए इमीडिएटली। उसके बाद में अगर हम लोग डायरिया के पेशेंट को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं तो हमें हैंड वॉश करना चाहिए। और उसके बाद में बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, तो इन टाइम पे हमें हैंड वॉश ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद में सर्जिकल हैंड रब हम लोग को कब करना चाहिए, इसमें टाइम जो लगता है 3 से लेकर 5 मिनट तक लगता है। और इसको कब करना चाहिए, बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर शुरू करने से पहले हमें सर्जिकल हैंड रब करना चाहिए। अब हैंड हाइजीन, जिसमें कि हम लोग हैंड वॉश, हैंड रब एंड सर्जिकल हैंड रब आता है, तो इसके क्या क्या इंडिकेशंस है, तो इसको हम लोग कब करना चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट। कोई भी पेशेंट है उसको टच करने से पहले और टच करने के बाद में हमें हैंड हाइजीन फॉलो करना चाहिए। उसके बाद में आफ्टर पेशेंट बॉडी फ्लूइड एक्सपल्सन, मतलब पेशेंट्स का अगर बॉडी फ्लूइड से अगर हमारा टच हो जाता है तो हमें करना चाहिए। एंड पेशेंट के सराउंडिंग को अगर हम लोग टच करें तो भी हमें हैंड हाइजीन फॉलो करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। हैंड हाइजीन के स्टेप्स क्या होते हैं, हैंड हाइजीन मतलब हैंड रब एंड हैंड वॉश के स्टेप्स क्या होते हैं, तो इसको 7 स्टेप्स होते हैं। 7 स्टेप्स में हम लोगों को हैंड वॉश करना चाहिए और उसको कम से कम मिनिमम हम लोग को 40 to 60 सेकेंड्स तक प्रॉपरली हैंड वॉश करना चाहिए। उसके बाद में हम लोग को अदर मेथड्स क्या है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, पीपीई किट मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें हम लोग क्या क्या आता है, इसमें हम लोग का ग्लव्स आता है, मास्क आता है, गाउन, गॉगल्स, शू कवर, हेड कवर, ये सब आता है। तो जो ग्लव्स होता है इसको हम लोगों को रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। बिफोर स्टेराइल प्रोसीजर, कोई भी हम लोग प्रोसीजर करने जा रहे हैं तब हम लोग को ग्लव्स बहुत ही ज़रूरी है वेयर करना। उसके बाद में अगर हमारा कांटेक्ट हो रहा है ब्लड से, बॉडी फ्लूइड से या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन से तो हमें ग्लव्स पहनना चाहिए। उसके बाद में हैवी ड्यूटी ग्लव्स होते हैं जो कि थोड़े से थिक होते हैं, उसको हम लोग यूज़ करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन के समय। बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर्स होते हैं वो हैवी ड्यूटी ग्लव्स को पहनते हैं। और या फिर हम लोग कोई भी इन्फेक्शियस पेशेंट को अगर टच करने जा रहे हैं तो हमें ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। उसके बाद में ग्लव्स को पहनने के समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो सबसे पहले ग्लव्स पहनने से पहले हमें अपने हैंड को सैनिटाइज़र करना है, मतलब हैंड हाइजीन फॉलो करना है। और ग्लव्स को रिमूव करने के बाद में हमें हैंड वॉश करना है और ग्लव्स को चेंज करते रहना है
पेशेंट अलग अलग पेशेंट पे चेंज करते रहना है, या फिर अगर एक ही पेशेंट है तो उसमें अलग अलग प्रोसीजर्स हो रहे हैं तो उस टाइम पे हमें उसे चेंज कर देना है। उसके बाद में सर्जिकल मास्क आ गया। सर्जिकल मास्क में क्या होता है, ये मेडिकल मास्क भी इसको बोलते हैं, इसको 3 प्लाई मास्क भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है स्पेशली रिस्पायरेटरी सिक्रेशन से, ड्रॉपलेट से। सर्जिकल मास्क इसमें जो होती है 3 लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, जो मिडिल लेयर होती है वो फिल्टर लेयर होते हैं उसको बोलते हैं, और जो इनर लेयर होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है। और ये क्या करती है, सिक्रीशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। मास्क को भी हमें चेंज करते रहना चाहिए, 4 to 6 आवर में चेंज करते रहना चाहिए, और सिंगल यूज़ करना चाहिए। मतलब एक मास्क को एक बार पहनना चाहिए, 4 to 6 आवर के बाद में उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। मास्क को हम लोग प्रॉपरली पहनना चाहिए, मतलब उसको पूरा हम लोगों का नोज़ और माउथ उससे कवर है। उसके बाद में कुछ लोग होते हैं मास्क को नीचे लटका लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। उसके बाद में मास्क जो होता है उसके फ्रंट को टच नहीं करना चाहिए। और आफ्टर दैट जब हम लोग मास्क को डिस्कार्ड कर लेते हैं तो हमें हैंड हाइजीन फॉलो करना चाहिए। अब उसमें एक स्पेशल मास्क आता है, इसको हम लोग N95 मास्क बोलते हैं। ये N95 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 95% एबिलिटी होती है कि वो 95% एयरबॉर्न पार्टिकल्स को ये फिल्टर कर देता है, मतलब अंदर नहीं जाने देता, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं N95 से। इसको हम लोग 8 आवर में इसको रिमूव करना चाहिए, और ये भी सिंगल यूज़ होता है। उसके बाद में हम लोग अदर प्रोटेक्टिव क्लॉथ क्या है, लेबोरेटरी क्लॉथ्स, लैब कोट। ये कौन कौन पहनता है, ये लेबोरेटरी स्टाफ्स पहनते हैं, उनको पहनना चाहिए। वो उनकी बॉडी को, उनके क्लॉथ्स को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम ब्लड से या फिर बॉडी फ्लूइड से। उसके बाद में प्लास्टिक एप्रन्स होते हैं जो कि सिंगल यूज़ होते हैं, सिंगल यूज़ एंड फ्लूइड रेजिस्टेंट होते हैं, एंड ये एक प्रोसीजर के लिए यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में डिस्पोजेबल गाउन आती है जो कि लॉन्ग स्लीव्ड होती है, फुल स्लीव्ड गाउन होती है, एंड ये भी फ्लूइड रेजिस्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में फेस मास्क हो गया, फेस आई कवर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। गॉगल्स, फेस शील्ड, ये सब भी पहनते हैं जब ज़्यादा रिस्क का चांसेस होता है। उसके बाद में हेड कवर एंड शू कवर, हेड कवर एंड शू कवर। हेड कवर मेजर सर्जरीज में हम लोग यूज़ करते हैं, एंड शू कवर हम लोग यूज़ करते हैं मेनली ICUs में। उसके बाद में तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें हैं हॉस्पिटल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं।